हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज यहाँ पर है लैब असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट। तो आपको जो है हमारे साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी करना है, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो देखिए, आज यहाँ पर जो है कुछ 37 के आसपास यहाँ पर क्वेश्चन लाए जो साइंस से रिलेटेड हैं। आगामी यहाँ पर एग्ज़ाम होना है प्रयोगशाला सहायक का। तो देखिए, यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ देखिए नंबर 2 है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कोशिका मत के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहाँ पर बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए मेल्विन कैल्विन, ऑप्शन बी कहता है ओपेरिन, ऑप्शन सी रॉबर्ट, ऑप्शन डी स्लाइडेन एवं स्वान। तो देखिए, कोशिका मत के जो प्रतिपादक थे इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, स्लाइडेन एम स्वान। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कोशिका मत के प्रतिपादक आपसे पूछा गया, न कि कोशिका की खोज किसने की। अगर देखिए, अगर कोशिका की खोज की बात आती है तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक सही होगा, और कोशिका मत की बात आती है तो स्लाइडेन और स्वान यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे को। सबकी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है। देखिए, पैलियोंटोलॉजी जो होता है तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो ये होता है जो जीवाश्म होते हैं तो उनका अध्ययन यहाँ पर पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। देखिए, जीवाश्म जो होते हैं आप सभी को पता है, तो जीवाश्म जो है जो बहुत पहले जो पृथ्वी के नीचे दबे अवशेष होते हैं और उन्हीं को यहाँ पर जीवाश्म कहा जाता है। और जीवाश्मों का जो यहाँ पर अध्ययन किया जाता है तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और आप मुझे कमेंट बताएंगे कि जीवाश्मों की आयु की जो यहाँ पर जो है गणना जो है आयु जो है किससे ज्ञात की जाती है। तो आप हमें कमेंट करके हमें बताएंगे कि जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। भाई पूछा गया आपसे, एक जलपात्र में हरे जली पादप भी हो तो मछलियाँ स्वस्थ रहेंगी क्योंकि ये क्या करती हैं, पादपों को खाती हैं, हरे वातावरण को पसंद करती हैं। ऑप्शन सी कहता है पादपों द्वारा मुक्त ऑक्सीजन O2 ग्रहण करती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा PDF में दिक्कत हो रही है भाई। सी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन सी की बात करें यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, पादपों द्वारा मुक्त ऑक्सीजन ग्रहण करती है। देखिए क्या होता है, एक जल पात्र में क्या पूछा गया क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से सुनिए उसको। एक जल पात्र में हरे फजली पादप भी हो तो मछलियाँ स्वस्थ रहेंगी क्योंकि पादपों द्वारा जो मुक्त ऑक्सीजन होगा ना और जो रिलीज करेंगे तो उनको ग्रहण करती रहेंगी, तो इसलिए वहाँ पर क्या होंगी, वह स्वस्थ रहेंगी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 6 देखिए आप लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 आ गया है, जीवों में परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता होती है क्योंकि। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, जीवों में जो है परस्पर जो है एक दूसरे पर निर्भरता होती है, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अब क्यों होते हैं आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए कहता है कि जैव विकास के लंबे इतिहास में सामंजस्यों के कारण पारस्परिक निर्भरता का उत्तरोत्तर विकास हुआ। ऑप्शन बी कहता है इनकी सृष्टि ही इसी प्रकार जीवन व्यतीत करने के लिए की गई। ऑप्शन सी कहता है यह एक जैविक चमत्कार है। ऑप्शन डी कहता है जैव विकास के दृष्टिकोण से इसका कोई महत्व नहीं है। तो आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कह रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए की बात करें बिल्कुल सही होगा। देखिए क्या कह रहा है, जीवों में परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता होती है क्योंकि जैव विकास के लंबे इतिहास में सामंजस्यों के कारण पारस्परिक निर्भरता का उत्तरोत्तर विकास हुआ, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सभी लोग ऑप्शन ए को यहाँ पर राइट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछता है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया भाई कि कोशिका शब्द का प्रथम उपयोग किया, तो किसने किया, जो सेल है यानी कि जो कोशिका होती है, इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्या था, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक ने, जबकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ना है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है कि वातावरण के संदर्भ में जंतुओं के अध्ययन की शाखा क्या है। देखिए, वातावरण के संदर्भ में जंतुओं के अध्ययन की शाखा है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन सी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। देखिए, इकोलॉजी का जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो वातावरण के संदर्भ में जंतुओं के अध्ययन की शाखा जो है पारिस्थितिकी है, यानी कि इकोलॉजी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यहाँ पर बिल्कुल आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10,
पादप एवं जंतु कोशिकाओं में प्रमुख अंतर है। देखिए पादप जो होते हैं, जो प्लांट होते हैं, और जो जंतु होते हैं, एनिमल जो होते हैं, तो उनकी जो कोशिकाओं में इनकी जो सेल्स होती हैं, तो उसमें प्रमुख अंतर क्या है आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन है भाई, 4 ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर जो डी वाला है इसको यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जंतु कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो है अधूरे यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर जो है पूरे पूरे क्वेश्चन पर ही हम यहाँ पर ध्यान करेंगे, अपना ध्यान फोकस करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा। अब देखो आपको बताना है कि जो सेल्स होती हैं उनको माइक्रोस्कोप से जो है सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने यहाँ पर देखा, उसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 तो देखिए रॉबर्ट हुक ने ही देखा, तो अभी बता चुके हैं आपको हम। तो क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा जा सकता है, यानी कि ये ईजी नहीं है, तो इस तरह से घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछता है कि पृथ्वी पर सब जीवों के लिए ऊर्जा स्रोत है। देखिए जो पृथ्वी है ना, तो यहाँ पर जो जीव हैं, जितने भी जीव हैं उनके लिए जो एनर्जी का जो स्रोत है वो क्या है आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो ऑप्शन डी की बात करें सूर्य प्रकाश, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 14 आपसे कहता है जीवन कहा जाता है। देखिए जो लाइफ होती है किसे कहा जाता है आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 का। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर जो चारों में से जो डी वाला है बिल्कुल सही है। तो डी में क्या क्या है, बी और सी दोनों। अब बी और सी में क्या 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 है, देखिए जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का विशिष्ट एवं जटिल संगठन, और ऑप्शन सी कहता है जीवधारियों के पदार्थों में उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की ऊर्जा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। जीवन किसे कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछता है श्वसन प्रक्रिया। तो देखिए जो श्वसन है यह उपचयन है, उपापचय है, अपचयन है, प्रकाशानुवर्तन है। तो श्वसन प्रक्रिया क्या है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन सी की बात करें अपचयन, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 आपसे कहता है कि जीवन का मूलभूत लक्षण है। तो जीवन का मूलभूत लक्षण क्या है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर राइट आंसर तो वृद्धि तथा प्रजनन यहाँ पर जो है जीवन का मूलभूत लक्षण है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आपसे, तो यहाँ पर आपसे है कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो जो पक्षियाँ होती हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी देखिए यहाँ पर ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पर पूछा गया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 तो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारी संस्थापित करते हैं। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए है जीवोम। अब देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो समस्त जीवधारी होते हैं ये क्या संस्थापित करते हैं, जीवोम। नेक्स्ट क्वेश्चन के जंतु विज्ञान के जनक थे भाई कौन थे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19। तो इसके थे ऑप्शन नंबर ए अरस्तु थे जंतु विज्ञान के जनक, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। तो सभी ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर है जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं। अब जो जंतु हैं यह किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं आपसे पूछा गया है। तो ये मिलते हैं ऑप्शन नंबर ये दिन रात श्वसन करते हैं, तो इसी ये इसके साथ मिलते हैं ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आपसे पूछता है यहाँ पर, तो ध्यान से देखेगा इसको। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन कहलाता है। देखिए जो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है 21 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है टेक्टोलॉजी, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा टेक्टोलॉजी। नेक्स्ट देखिए 22 आपसे कहता है शरीर के संरचनात्मक संगठन का अध्ययन कहलाता है। देखिए जो यहाँ पर शरीर का जो संरचनात्मक संगठन है तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है आपसे पूछा गया 22 क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो देखिए ये होता है टेक्टोलॉजी। टेक्टोलॉजी आप समझ सकते हैं शरीर के संरचनात्मक संगठन का अध्ययन जो है टेक्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 23 आपसे कहता है जॉर्ज बीटल और एडवर्ड टैटम सन 1945 द्वारा दी गई परिकल्पना को क्या कहा जाता है। तो जॉर्ज बीटल और एडवर्ड टैटम ने देखिए यहाँ पर 1945 में एक परिकल्पना दी थी, तो उसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पर आपसे पूछा गया है सरल सी भाषा में। तो 23 का यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। देखिए एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना जो है जॉर्ज बीटल और एडवर्ड टैटम ने दी थी परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 आपसे कह रहा है भाई यहाँ पर पूछा गया है कि अगस्त वीजमान ने प्रतिपादित किया। देखिए जो अगस्त वीजमान था इसने क्या प्रतिपादित किया आपसे पूछा गया 24। तो ऑप्शन डी देखिए जनन द्रव्य प्रवाह मत, किसने दिया था, अगस्त वीजमान ने प्रतिपादित किया जनन द्रव्य प्रवाह मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया 25 का, तो यहाँ पर है इथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है 25 का, तो बी वाला देखिए यहाँ पर जंतुओं के व्यवहार का यहाँ पर बिल्कुल सही होगा
बी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण है, क्या है एक, तो 26 का, तो प्रकाश संश्लेषण जो है एक क्या है, उपचयी प्रक्रिया है, तो आपको बताना एनाबॉइल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 आपसे पूछना भाई, अंत वातावरण की अखंडता बनाए रखने की क्षमता को होम्योस्टैसिस नाम दिया। देखिए जो अंत वातावरण की अखंडता बनाए रखने की क्षमता को होम्योस्टैटिस नाम किसने दिया, आपसे पूछा गया 27 का। तो सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे हमको, इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है वाल्टर बी कैनन ने जो है यहाँ पर अंत वातावरण की अखंडता बनाए रखने की क्षमता को होम्योस्टैटिस नाम दिया था, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी जो भी एग्जाम होने उनके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। तो वाल्टर बी कैनन ने होम्योस्टैटिस वर्ड दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक वर्गीकी के जनक हैं, देखिए भाई 28 का यहाँ पर राइट आंसर बताना आपको। आधुनिक वर्गीकी के जनक हैं यहाँ पर जॉन रे, बूफो, एंड्रियस विसिलियस और विलियम हॉर्वी। देखिए आधुनिक वर्गीकी के जनक आपको बताना है, तो 28 का ऑप्शन सी देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा एंड्रियस विसेलियस, यानी कि देखिए आधुनिक वर्गीकी के जनक। तो आपसे पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एड्रियस विसेलियस यहाँ पर इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रापगामी मछलियाँ होती हैं, देखिए समुद्रापगामी जो मछलियाँ होती हैं क्या होती है, आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सभी दिखा देते हैं। 29 का यहाँ पर राइट आंसर जो होगा, देखिए जो ये पक्षियाँ होती हैं एनाड्रोमाउस होती हैं, जो जिन्हें क्या कहते हैं, एनाड्रोमाउस, तो ये मछलियाँ जो होती हैं लवणीय जल तथा जनन हेतु समुद्र से इसमें गिरने वाली नदियों के मुहानों में चढ़ती हैं, तो ये क्या है, इसकी समुद्रगामी मछलियाँ होती हैं, ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, सर्वजनन मत देने वाले जंतु वैज्ञानिक हैं, देखिए थ्योरी ऑफ पैनेजेनेसिस तो देने वाले जो वैज्ञानिक थे, ऐसा जो मत किसने दिया, आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का, तो देखिए बी वाला, देखिए डार्विन यहाँ पर सही है, सर्वजनन मत जो दिया है डार्विन ने दिया, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 31 की बात करें, यहाँ पर मछलियों का अध्ययन की निम्न में से किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो आपको देखिए यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा पक्षियों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है, और उसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मछलियों का अध्ययन जो है किस शाखा के अंतर्गत यहाँ पर किया जाता है। देखिए इसका जो होता है इक्थियोलॉजी जो होती है ना, इसके अंतर्गत जो है मछलियों का अध्ययन किया जाता है, इक्थियोलॉजी, ऑप्शन डी हमारा 31 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, रेशम उद्योग को कहते हैं, देखिए जो रेशम उद्योग होता है उसे क्या कहते हैं, 32, तो उसे कहते हैं सेरिकल्चर, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से होगा, सेरिकल्चर कहते हैं। आप हमें कमेंट बताएंगे एपीकल्चर किसे कहते हैं, हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, पिस्सीकल्चर किसे कहते हैं, तो इस तरह से बहुत से होते हैं जो आपको पढ़ने हैं शाखाएं। मोलस्का और इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा है, देखिए जो मोलस्का और इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा क्या है, 33, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कॉन्कोलॉजी, बिल्कुल सही भाई, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 आपसे पूछा गया है, जंतु विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन होता है, 34, तो ये होता है हर्पिटोलॉजी। देखिए हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत जो होता है जंतु विज्ञान की शाखा है, जो इसके अंतर्गत जो होता है सरीसृपों का अध्ययन होता है, और मछलियों का जो अध्ययन किसके अंतर्गत है, इक्थियोलॉजी, आपको याद रखना है, जो पहले हम थोड़ा देर पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 35 आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर पूछा गया कि स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, देखिए ऑप्शन ए की बात करें लिम्नोलॉजी कहते हैं इसको, ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, तो यहाँ पर पूछा गया रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे, तो किसने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, रुधिर परिसंचरण तंत्र का, तो इसका 36 का ऑप्शन सी देखिए विलियम हॉर्वे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो इंपोर्टेंट है, रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, विलियम हॉर्वे, बिल्कुल राइट आंसर। तो रॉबर्ट हुक, अरस्तु, एंड्रियस विसेलियस पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत चींटियों का अध्ययन होता है, देखिए जो चींटियाँ होती है तो उनका जो अध्ययन किसके अंतर्गत होता है, जो जीव विज्ञान की शाखा है, 37 का 2 होता है मिरीमिकोलॉजी, मिरीमिकोलॉजी के अंतर्गत जो है ये चींटियों का अध्ययन किया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए आज थे यहाँ पर हमारा 37 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे, आगामी एग्जाम जो लैब असिस्टेंट एग्जाम होना है, यहाँ आगामी जो भी साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स होने हैं आगे को, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है अभी तक आपने वीडियो और चैनल यहाँ पर शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो आपको कर देना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।